नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर अपना सेकंड एक वीडियो लेके आई हूँ और मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ, मैं ये 2 साल की जो हमारी लड़ाई है, जो एकदम जो हमने डॉक्यूमेंट सूचना अधिकार में प्राप्त किए हैं, उसके तहत मैं बाकायदा वीडियो बनाऊंगी। और जो भी अगर इसमें फैक्ट जानना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेज के प्राप्त कर सकते हैं। बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि ये इस वीडियो के माध्यम से मैं और मेरी भाभी 2 साल से जो मेरे भाई को न्याय दिलाने के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, एक जो अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं हम, उसमें आप हमारा सहयोग करें और हमारी बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और विशेषतः मुख्यमंत्री और अपने सहकारी मंत्री भारत सरकार, उन तक ये बात पहुंचे। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि वर्ष 2019 में दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में नॉन प्रॉफिट अकाउंट की जांच हुई थी, जिसमें 4 करोड़ का उन्होंने एनपीए बताया कि ऋण जो खाते हैं वो 4 करोड़ का उन पर एनपीए हो गया है। और जांच में सब पे धारा 55 यानी सहकारी अधिनियम की धारा 55 एक प्रारंभिक जांच होती है। तो उस धारा 55 की जांच एडिशनल रजिस्ट्रार जोधपुर ने करी और उन्होंने शाखा प्रबंधक, जिन्हें सारे फाइनेंशियल राइट होते हैं, उनसे भी अधिक पेनल्टी वसूली राशि की मेरे भाई साहब स्वर्गीय श्री ब्रजेश भदौरिया पर लगाई, 40,54,000, जबकि उन्हें कोई 5 रुपये का भी फाइनेंशियल पावर को ही नहीं था। और मैं ये बताना चाहूँगी कि उस धारा 55 की जांच के बाद उसी अधिकारी ने 9 खातों की जांच और करी। सम्मान मैटर था, सेम मैटर, वो भी एनपीए का मैटर था, ये भी एनपीए का मैटर था। उसी गैप के बीच में 2-3 महीने के गैप के बाद में वो जांच हुई और उस सेकंड जांच में उसी सेम अधिकारी ने उसी सेम मामले में दूसरे मामले के अंदर मेरे भैया के लिए लिखा कि बैंकिंग सहायक के ऊपर डिसिप्लिनरी जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए विभाग के अनुसार, क्योंकि जो शाखा प्रबंधक है उसकी गलती से वसूली नहीं हो पाई है। तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि पहली वाली जांच में कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया। तो जो पहली वाली जांच थी, क्या उसमें ब्रजेश भदौरिया मैनेजर के पद पे, तो आपने वो ये इतनी बड़ी राशि उन पर लगाई, या कोई लेन देन का मामला था जो कंप्लीट नहीं हो पाया, इतनी बड़ी राशि उन पर आरोपित करनी पड़ी। और सेकंड मामला सेम था, जिसमें 137 करोड़ एनपीए खाता हो रहा था, लेकिन ब्रजेश भदौरिया को उसमें लिखा गया कि इनके ऊपर कोई भी वसूली नहीं लगाई जाए, बल्कि इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। तो ये अपना आप स्पष्ट हो रहा है कि वास्तव में ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है कि सेम मैटर से सेम अधिकारी और जो डिसीजन है वो अलग अलग है। एक में 40 लाख लगा दिया और एक में डिसिप्लिनरी ऑर्डर कर दिया। तो वहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया और उस व्यक्ति को बहुत मानसिक प्रताड़ना दी गई थी। ये डॉक्यूमेंट्स हमने सूचना अधिकार में प्राप्त किए, नीचे अंडरलाइन की हुई है, और चाहे तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे मंगा सकते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगी कि जो फर्स्ट जो जांच हुई थी 63 खातों की, जिसमें 40 लाख वसूली लगाई गई, तो उसमें धारा 55 की जांच को वापस से धारा 57(2) में कन्वर्ट किया गया। ये भी सहकारी अधिनियम की एक धारा 2001 की 2000 जो एक है उसकी एक धारा होती है 57(2), जिसके अंदर इसको कन्वर्ट किया गया। और इसकी जो लास्ट जो डिसीजन होता है उसकी जांच एडिशनल रजिस्ट्रार, एक दूसरे एडिशनल रजिस्ट्रार थे, उन्होंने की। तो उसमें प्रत्येक कर्मचारी को बुला के उन्होंने उनको कर्मचारी को बुला के उनको कहा गया कि भी आप इस जांच में अपना पक्ष रखें कि भी आपने ये जो एनपीए हुआ वो क्यों हुआ, इसमें आप कहाँ तक फॉल्टर हैं। तो मैं इसके अंदर ये बताना चाहूँगी कि जो जांच की दिनांक रखी गई, ये बाकायदा ट्रिब्यूनल के जो डिसीजन है उसमें भी लिखा गया है कि जो जांच अधिकारी थे एडिशनल रजिस्ट्रार, उन्होंने जो कर्मचारियों को जो बुलाया अपना पक्ष रखने के लिए कि आप पे ये वसूली राशि लगाई गई है, तो इसके अंदर आप अपना पक्ष रखिए कि ये सही वसूली राशि लगाई गई है या आप इसके विरुद्ध कुछ बताना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स पेश करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताऊँगी कि मेरे भाई साहब स्वर्गीय ब्रजेश भदौरिया ने लगातार कई बार पत्र लिख के और कहा कि मुझे वे दस्तावेज दिए जाएं जिनके तहत मेरे ऊपर इतनी बड़ी राशि आरोपित की गई है, तो उन्हें कभी वो डॉक्यूमेंट्स दिए ही नहीं गए। और जबकि एक विभागीय जांच का नियम होता है कि जिन दस्तावेजों के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी माना गया है वे डॉक्यूमेंट्स उसे अवेलेबल कराए जाएं। और इसके अतिरिक्त उनकी डेथ के बाद हमने भी लगातार बहुत सारे लेटर्स लिखकर और मांगा था कि भी हमें भी वे लेटर दिए जाएं, वे दस्तावेज दिए जाएं जिनके तहत मतलब कि हमारे जो मेरी भाभी ने मांगे थे कि मेरे पति के ऊपर इतनी बड़ी राशि लग गई है, तो मुझे वो सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कराए जाएं जिनके आधार पर उन्हें इतनी बड़ी वसूली राशि का आरोपी मानना है। लेकिन मैं बताऊंगी ये लेटर है जो उन्होंने लिखा था, लेकिन कभी भी
तो हमें कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। इससे स्पष्ट होता है कि जो अधिकारी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा रहे तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। तो मैं इसीलिए आपको बार बार कह रही हूँ कि मेरा ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अगर ये इस जांच पे एक कोई मुख्यमंत्री या अमित शाह जी कोई ऐसा नियम बनाए कि अधिकारियों ने जिस तरह की जांच की है सिर्फ एकमात्र कुछ छोटी मोटी बात के लिए, या हो सकता है कि कोई लेन देन की बात हो, हमें क्योंकि पूरी पता नहीं किसी बात के लिए कि उन्होंने दुश्मनी के तहत ये कार्रवाई की या किसी लेन देन के मामले की कार्रवाई की, क्योंकि स्पष्ट है एक और कागज है जिसके अंदर नियम स्पष्ट लिखा गया है कि जो लोन किए जाते हैं वो बाकायदा शाखा प्रबंधक की अनुशंसा के आधार पर किए जाते हैं। इसलिए जो भी लास्ट में जिम्मेदारी होगी वो शाखा प्रबंधक की होगी। तो वो एक इनका अपना बैंक का अपना एक नियम है, वो मैंने शायद कागज़ में अभी लेके नहीं बैठी हूँ, लेकिन बाकायदा जो एक ऋण पत्रावली होती है उस पर स्पष्ट एक 17 पॉइंट लिखा हुआ है कि जो ऋण दिया जा रहा है वो शाखा प्रबंधक की अनुशंसा के आधार पर ही दिया जा रहा है। इसे भविष्य में अगर वसूली नहीं होती है तो शाखा प्रबंधक इसका पूर्ण तरह जिम्मेदार होगा। तो मैं बताना चाहूँगी जब ये नियम है कि जो ऋण दिया जा रहा है वो शाखा प्रबंधक के से जो अनुशंसा करते हैं, जो दस्तावेज प्रदान कार्यालय भेजते हैं, उसके आधार पर लोन सैंक्शन किया जा रहा है और वसूली करने का अधिकार भी शाखा प्रबंधक को होता है। तो एक बैंकिंग सहायक पर शाखा प्रबंधक से भी अधिक हाईएस्ट पेनल्टी लगाने का क्या आधार रहा? तो स्पष्ट है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है इसके अंदर। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो जांच अधिकारी एडिशनल रजिस्ट्रार दूसरे अपॉइंट किए गए थे धारा 57(2) की जांच में, उन्होंने 11 टोटल मिला के 7 पेशियाँ रखी, जिनमें से उन्होंने छः पेशी बाकायदा कोरोना काल में कुछ टाइम के गैप पे रखी थी उन्होंने। तो कोरोना काल में आप ये देखिए कि जोधपुर में उन्होंने बुलाया था कर्मचारियों को कि आप अपना पक्ष रखिए इस मामले में 57(2) में, तो हम ये डिसाइड करें कि आप पे ये पेनल्टी परमानेंट रखी जाए और ये मतलब कि उसका लास्ट डिसीजन ले लिया जाए कि इस पर ये वसूली राशि लगाई जाए। तो इसके अंतर्गत उन्होंने कोरोना काल में लगातार 6 सुनवाई रखी, लेकिन 6 सुनवाई कोरोना काल में जब साधन ही बंद थे तो एक व्यक्ति का आना जाना पॉसिबल नहीं था, जोधपुर का स्टाफ भी पाली नहीं आ रहा था, तो ये संभव नहीं था। इसके बाद में उन्होंने 3/7/2020 को लास्ट सुनवाई रखी इस मामले की कि आप अपना पक्ष प्रस्तुत करिए। तो फर्स्ट तो आपने किसी व्यक्ति को कोई डॉक्यूमेंट से अवेलेबल नहीं कराए, तो वो मौखिक अगर आपको कुछ कह भी रहा है तो आप सुन ही नहीं रहे हैं, तो मौखिक सुनवाई होती नहीं। आप कम से कम उसे डॉक्यूमेंट्स दीजिए जिसके आधार पर उसे दोषी मानना है। तो डॉक्यूमेंट्स नहीं देना स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। दूसरी बात है कि 3/7/2020 को जब सुनवाई रखी गई तो ब्रजेश भदौरिया का देहांत 9/6/2020 को हो चुका था। तो 3/7/2020 को वो आपके समक्ष प्रस्तुत हो ही नहीं सकते थे। जो व्यक्ति दुनिया में ही नहीं है तो वो आपके समक्ष था ही नहीं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, एक तो व्यक्ति उस दुनिया से जा चुका था 1 महीने पहले, उसके बाद भी आपने उसकी बिना सुनवाई किए उस पर 40,54,000 वसूली वैसी की वैसी रखी। दूसरी बात है, जो बैंक का एक पक्षकार था, जो वरिष्ठ प्रबंधक थे, वो वहाँ बैंक का पक्ष रखने के लिए गए थे और उन्होंने बाकायदा एक अन्य जो शाखा प्रबंधक थे उनका पक्ष रखा कि इन्होंने किसी भी ऋणी का जो ऋणी है एक बाबूलाल, उसका संपत्ति का भौतिक सत्यापन नहीं किया है और एक अन्य शाखा प्रबंधक ने किया है। तो जो वसूली राशि है बाबूलाल जी राठौर की उसमें से कम करके और एक अन्य शाखा प्रबंधक के उस राशि में जोड़ दी जाए। तो आप मानेंगे 57(2) की जांच में एडिशनल रजिस्ट्रार ने उन शाखा प्रबंधक के राशि कम करके और 1,54,000 एक अन्य शाखा प्रबंधक की राशि में ऐड कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राशि लगाई गई प्रत्येक कर्मचारी पर वो भौतिक सत्यापन के आधार पर लगाई गई, लेकिन जो वरिष्ठ प्रबंधक वहाँ पहुँचे थे उन्होंने वहाँ मेरे भाई साहब स्वर्गीय ब्रजेश भदौरिया को अनुपस्थित बताया, एब्सेंट बताया कि वो आए ही नहीं। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो व्यक्ति 1 महीने पहले दुनिया से जा चुका है। तो एक तो उनके मरने के बाद आपने जांच की सुनवाई रखी, उस दिन वो वहाँ पे इस दुनिया में नहीं थे। मरने के बाद आपने बिना पक्ष सुने उस व्यक्ति के ऊपर 40,54,000 पेनल्टी लगाई। तीसरी बात, जो बैंक का पक्षकार था उसने स्वर्गीय ब्रजेश भदौरिया का पक्ष नहीं रखा कि वो उन्होंने किसी भी ऋणी का भौतिक सत्यापन नहीं किया था, वो हेड ऑफिस में एक बैंकिंग सहायक थे। उसके बाद जब हमने उनसे पूछा और सूचना मांगी कि भी आपने स्वर्गीय ब्रजेश भदौरिया का पक्ष क्यों नहीं रखा, तो सूचना में उन्होंने कहा कि उनके ऊपर भौतिक सत्यापन के आधार पर नहीं, स्क्रूटनिंग के आधार पर 40,54,000 पेनल्टी लगाई। यानी जो बैंकिंग सहायक है वो शाखा प्रबंधक से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर एक समरी तैयार करता है। तो हमने उनसे वापस ये कहा कि जो स्क्रूटनिंग जितने भी दस्तावेजों की उन्होंने की
वो सारी स्कूटनिंग वाली पत्रावली हमें दे दी जाए। आप कह रहे हैं कि उनको स्कूटनिंग के आधार पर इतनी बड़ी राशि लगाई गई है, तो स्कूटनिंग किसके आधार पर की जाती है? बैंकिंग शाखा किसके आधार पर करता है? शाखा प्रबंधक से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर। तो वो स्कूटनिंग वाले सारे दस्तावेज हमें दे दी जाए, तो हमें पता चल जाए कि भाई उन्होंने वहाँ यहाँ गलती करी है, क्योंकि आपने उनको भी नहीं दिया, हमें भी नहीं दे रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये पूरे जो भी डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास सारे हैं। अगर मेरी किसी भी बात में आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से ये मांग सकते हैं, लेकिन मैं आप प्लीज़ आपसे बार बार ये सहयोग चाहूँगी कि इस मैटर में हमारा सहयोग करिए, और इस भ्रष्टाचार को सामने लाने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और सरकार तक पहुँचाएँ। और जिन अधिकारियों ने ये कृत्य किया है उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई के लिए मैं आपसे प्रार्थना करूँगी। नमस्कार।